हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ा था और अपने आज के लेक्चर में हम उसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे कि आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके लिए पहले हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अपने लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ रखा है कि हमारा जो नॉर्मल लार्ज नर्व फाइबर होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज -90 मिलीवोल्ट। जो हमारा ग्राफ है इसमें इस एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रख लेंगे अपने, दैट वुड बी इन मिली सेकेंड, और वाई एक्सिस पे हम रख लेंगे पोटेंशियल को, दैट वुड बी इन मिली वोल्ट। हमने पढ़ रखा है कि हमारा जो लार्ज नर्व फाइबर है उसका पोटेंशियल कितना होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट। इस वाई एक्सिस पे हम कुछ और पॉइंट को रख लेते हैं। So this is -70 millivolt. This is 0 millivolt, and this is +35 millivolt. अब सपोज अज्यूम कीजिए कि जैसे ही नर्व फाइबर को स्टिमुलस मिलता है, सपोज किसी पर्सन ने मुझे पिंच किया, तो क्या होगा, स्टिमुलस मिलते के साथ हमने पढ़ा है कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, नर्व फाइबर के अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। तो पहले स्टिमुलस के साथ ये कुछ देर तक रेस्ट में रहेगा, देयर आफ्टर सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे जो है सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन के इन्फ्लक्स के कारण जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, मतलब ये माइनस से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, -90 से -80, -70 ऐसे रेज करेगा। तो पहले जो हमारा इन्फ्लक्स हो रहा है सोडियम का वो बहुत स्लो होगा। तो ये -90 से -70 का फेज है, ये इंडिकेट करेगा आपको स्लो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ये फेज इंडिकेट कर रहा है स्लो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ये जो -70 है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फायर लेवल, या इसे कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दिस इज फायर लेवल और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मींस दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल। ये मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड है किसी इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। अगर पोटेंशियल -70 से कम रहता है तो हमारा इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। अगर ये -70 पे पहुंचता है तभी हमारा इम्पल्स जनरेट होगा। जैसे ही जो पोटेंशियल है -70 को पहुंचेगा तो ये जो हमारा इन्फ्लक्स था सोडियम का, स्लो इन्फ्लक्स, वो तेजी से क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज करते हुए -70 से कहाँ जाएगा, -60, -50, -40, ऐसे करते करते कहाँ पहुंचेगा, डायरेक्ट पहुंचेगा, ये तेजी से पहुंच रहा है, शार्प राइज होगा इसमें, ये पहुंचेगा 0 से कहाँ पहुंचेगा, ये +35। हमने पढ़ रखा है कि +35 मिलीवोल्ट पे हमारा जो नर्व है वो सोडियम के लिए क्या हो जाता है, इम्परमिएबल हो जाता है। और यहाँ इस पॉइंट पर आके +35 पर आके क्या होता है हमारा, तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन स्टॉप्स। सोडियम का इन्फ्लक्स बंद हो जाता है और पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन स्टार्ट्स, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इस पॉइंट पे जो हमारा नर्व है वो सोडियम के लिए इम्परमिएबल हो जाता है और पोटेशियम के लिए हाईली परमिएबल हो जाता है। अब क्या होगा,
जब इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा जो न्यूरॉन माइनस से पॉजिटिव की तरफ बढ़ा था वो वापस क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ ड्रॉप करेगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव आयन जो थे उसके बॉडी से नर्व के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ फिर से तेजी से फॉल करेगा यहाँ, और इसके बाद जो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अब पोटेशियम धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये जो स्टेज है -70 से -90 का, जब पोटेशियम जो है धीरे से मतलब स्लोली इफ्लक्स हो रहा है, इसे कहते हैं हम आफ्टर डीपोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड आफ्टर डीपोलराइजेशन। इस फेज में हो क्या रहा है, इस फेज में हो रहा है स्लो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ये फेज इंडिकेट कर रहा है स्लो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ये जो हमारा फेज है -70 से +35 का, ये क्या दिखा रहा है, हमारा डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। जो पूरा फेज है हमारा इंडिकेट कर रहा है डीपोलराइजेशन को, इंडिकेटिंग डीपोलराइजेशन। और बेसिकली इस फेज में हो क्या रहा है, तो इस फेज में हमारा जो सोडियम है वो रैपिडली इन्फ्लक्स कर रहा है नर्व के अंदर। तो ये दिखा रहा है, दिस इंडिकेट्स रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। और ये जो हमारा स्पाइक है ये दिखा रहा है क्या, रीपोलराइजेशन को। ये इंडिकेट कर रहा है रीपोलराइजेशन को। और इस फेज में क्या हो रहा है हमारा, तो इसमें हो रहा है हमारा रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। और ये जो हमारा -70 से -70 तक का जो फेज है, दिस इज कॉल्ड स्पाइक। इसे कहते हैं हम लोग स्पाइक। और ये स्पाइक जो है दो चीजों को डिनोट कर रहा है। ये डिनोट कर रहा है शार्प राइज एंड शार्प फॉल। शार्प राइज किसका, तो शार्प राइज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड शार्प फॉल ऑफ क्या कह देंगे, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। शार्प राइज इंडिकेट कर रहा है किसको, तो शार्प राइज इंडिकेट कर रहा है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम को, और शार्प फॉल इंडिकेट कर रहा है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। क्लियर। यहां देखेंगे हम कि जब हमारा पोटेशियम स्लोली इफ्लक्स हो रहा था, इसके बाद भी जो हमारा पोटेशियम आयन है वो कंटिन्यू करता है, धीरे धीरे इसका इफ्लक्स होता रहता है, धीरे धीरे उसका इफ्लक्स होता रहता है। और ये वो फेज है जब क्या कर रहा है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप नर्व के अंदर के सोडियम पोटेशियम में कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कल हमने पढ़ रखा है कि हमारा जो नर्व होता है, न्यूरॉन होता है, उसमें बेसिकली रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, तो अंदर जो पोटेशियम में कंसेंट्रेशन होता है वो हाई होता है, दैट इज 140 मिली इक्विवेलेंट, और सोडियम में कंसेंट्रेशन कम होता है, दैट इज 14 मिली इक्विवेलेंट। तो अब रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कारण लगातार सोडियम अंदर आया है, उस कारण से क्या हो जाएगा, सोडियम का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, और पोटेशियम के बाहर जाने के कारण पोटेशियम का अमाउंट अंदर कम हो जाएगा। तो उस चीज को वापस रीस्टैब्लिश करने के लिए, अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को वापस रीस्टैब्लिश करने के लिए, ये फेज जो है जहां हमारा सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है, ताकि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होता है पोटेशियम कंसेंट्रेशन का, सोडियम के कंसेंट्रेशन का, उसे नर्व फाइबर के अंदर क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। यहां कह देंगे हम, ये आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम remains continue। और इस फेज में क्या किया जाता है, इसी फेज में कह देंगे तो किया जाता है, इस फेज में हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो मैनेज करता है किसको, इस फेज में सोडियम पोटेशियम पंप मैनेज करता है कॉन्सेंट्रेशन को। जैसे यहाँ देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा,
आफ्टर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के बाद हम क्या देख रहे हैं, न्यूरॉन के अंदर जो सोडियम का अमाउंट है वो क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। कहते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन concentration of sodium ion inside the neuron क्या हो जा रहा है, increases, और सिर्फ आफ्टर repolarization, अगर repolarization के बाद क्या देखते हैं तो पोटेशियम कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड द न्यूरॉन डिक्रीजेस। क्या हो चुका है, सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है और पोटेशियम कंसंट्रेशन घट चुका है, जिसे क्या किया जाता है, इसे हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो बैलेंस करता है। कह सकते हैं दैट वुड बी बैलेंस्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। कंफ्यूजन, ये सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। फिर देखते ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो लार्ज नर्व फाइबर होते हैं नॉर्मली उनका पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। जैसे ही कुछ स्टिमुलस मिलता है उस स्टिमुलस के कारण हमारा जो सोडियम का है वो इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से जो नर्व है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, यानी -90 से -80 -70 बढ़ते हैं। जब ये -70 पढ़ते हैं तो -70 होता है हमारा फायर लेवल या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, मतलब बिफोर -70 हमारा इंपल्स जनरेट नहीं होगा। अगर ये -70 पे पहुंच गए उसके बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स हमारा जनरेट होगा। यानी -70 क्या है हमारा फायर लेवल मिनिमम पोटेंशियल, जिसके बाद क्या होता है हमारा इंपल्स जनरेट हो सकता है। यहाँ से क्या देखते हैं कि शार्पली हमारा राइज होता है, क्यों, तो रैपिड इन्फ्लक्स के कारण ग्राफ जो हमारा शार्प राइज कर रहा है, ये पूरा फेज किसको बता रहा है, डीपोलराइजेशन को। ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते बढ़ते माइनस से 0 पे आता है, 0 से फिर पॉजिटिव में जाता है। पॉजिटिव में कहाँ पहुंच गया, सपोज +35 को, जिसको हमने पढ़ चुका है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सूट पोटेंशियल। क्या कहते हैं, सूट पोटेंशियल। और सूट पोटेंशियल पे क्या होता है बच्चा, हमने देखा है कि सूट पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन स्टॉप्स, वो बंद हो जाता है और पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। तो पोटेशियम के इफ्लक्स के कारण क्या होता है, फिर से देखते हैं कि पोटेशियम जब बाहर निकल रहा है, यानी पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा है, तो ये वापस निगेटिविटी की तरफ जाता है, यानी जो ग्राफ हमारा देख रहे हैं वो डिक्रीज कर रहा है। ये पूरा फेज हमारा डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। -70 के बाद का जो फेज आता है इसे कहते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन। इस फेज में क्या हो रहा है, तो स्लो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन धीरे धीरे रिलीज कर रहा है। उसके बाद भी देखते हैं -90 के बाद पोटेशियम का इफ्लक्स कंटिन्यू रहता है। और इस फेज में और क्या किया जाता है, तो इस फेज में जो हमारा पोटेशियम और सोडियम का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ है उसे सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू बैलेंस किया जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोग। अब कुछ पॉइंट देखना है हमें, देखिएगा बच्चों यहाँ पे कि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, इसे कहते हैं लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये जो पीरियड है हमारा यहाँ से डीपोलराइजेशन से लेकर रिपोलराइजेशन तक का पीरियड है हमारा, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये वो पीरियड है जब अगर नर्व फाइबर को दूसरा स्टिमुलस दिया जाए, तो सपोज हमारा नर्व एक स्टिमुलस को रिसीव किया, उसके बाद इंपल्स जनरेट हुआ है। इस ड्यूरेशन में जब इंपल्स आगे की ओर रन कर रहा है, इसी ड्यूरेशन में अगर उसे दूसरा इंपल्स दिया जाए तो वो इस इंपल्स को तो वो इस स्टिमुलस को रिसीव करके नया इंपल्स जनरेट नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ से तक पीरियड क्या हमारा, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब इस रिफ्रैक्टरी पीरियड को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक यहाँ से यानी -70 यानी कि फायर लेवल से लेके रिपोलराइजेशन का 1/3 पार्ट, फायर लेवल से लेके रिपोलराइजेशन का 1/3 पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। और यहाँ यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड से हमारा कहाँ तक, तो आफ्टर डीपोलराइजेशन के स्टार्ट होने तक, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को हम कहते हैं रिलेटिव या इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। मतलब ये क्या है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड सुनिए के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पीरियड है, मेरा पूरा फेज है, इसे कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये वो पीरियड है जब अगर
नर्व को दोबारा किसी तरह का स्टिमुलस मिले तो वो स्टिमुलस को रिसीव करके इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो नर्व है ये पहले से इन्वॉल्व है एक इम्पल्स को क्या करके जनरेट करके उसे आगे ट्रांसमिट करने में। तो इस पीरियड में वो किसी दूसरे स्टिमुलस को रिसीव करके इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा, जिसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड को हमने दो पार्ट में बांट दिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या बोलता है, तो वो रिफ्रैक्टिव पीरियड का वहां तक का ड्यूरेशन फायर लेवल से लेके रिपोलराइजेशन के 1/3 का, फायर लेवल से लेके रिपोलराइजेशन के 1/3 का जो पीरियड है इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये वो टाइम है जब आप किसी भी तरह का स्टिमुलस देंगे तो हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता है, और उसके बाद यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद से हमारा आफ्टर डिपोलराइजेशन स्टार्ट होने तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का फेज, इसे कहते हैं हम रिलेटिव और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसमें अगर स्टिमुलस नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, क्लियर, अगर स्टिमुलस क्या हो नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो तब जाके इम्पल्स जनरेट हो सकता है। मीन्स कह सकते हैं कि स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल कैन एक्साइट द नर्व। इस कंडीशन में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर हमारा स्टिमुलस नॉर्मल से स्ट्रॉन्गर होगा तो इम्पल्स जनरेट होगा, और एब्सोल्यूट में कैसा भी इम्पल्स हो, स्ट्रॉन्गर हो, कैसा भी इम्पल्स हो, कैसा भी स्टिमुलस हो, वो इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो हम देखेंगे बच्चों क्या रिफ्रैक्टरी पीरियड। चलिए अब देखेंगे हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड इसे कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड आफ्टर नर्व फायर, मीन्स जब उसने इम्पल्स को जनरेट कर दिया, और शॉर्ट पीरियड आफ्टर नर्व फायर during which it cannot respond, to any additional stimulation. Stimulation is called रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्लियर। मतलब स्पाइक में हमने देखा कि जब इम्पल्स जनरेट हुआ वहां से लेके वहां तक का पीरियड, जब ये पूरा स्पाइक का पीरियड जब वो किसी दूसरे नॉर्मल स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करेगा, किसी तरह का इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा, उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्लियर। और इस रिफ्रैक्टरी पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कह देंगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। पढ़ा हमने कि कौन सा पीरियड है, तो फायर लेवल से लेके जब तक रिपोलराइजेशन का 1/3 कंप्लीट होता है उसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो कह सकते हैं पीरियड फ्रॉम द फायर लेवल to the
third of repolarization, 1/3 of repolarization is called period from the fire level to the 1/3 of repolarization. फायर लेवल से लेकर repolarization का 1/3, इसे कहते हैं हम लोग क्या, absolute refractory period is called absolute refractory period. क्लियर. सेकेंड है हमारा इफेक्टिव और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. इफेक्टिव या रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. ये क्या बोलता है, जहां से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म होता है, तो कह सकते हैं पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द absolute refractory period, यहां से कहां तक, तो जहां हमारा डीपोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड टू द स्टार्ट ऑफ आफ्टर depolarization. The start of after depolarization is called relative refractory period. क्लियर. तो हमने क्या देखा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या बोलता है, तो फायर लेवल से लेके हमारे रीपोलराइजेशन के 1/3 के फेज को हम कहते हैं एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट जहां खत्म हुआ वहां से लेके आफ्टर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होने तक के फेज को हम कहते हैं इफेक्टिव या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड. इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जानेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वो पॉइंट्स क्या है, हमने पढ़ा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में स्टिमुलस कितना भी स्ट्रांग हो वो इम्पल्स क्रिएट नहीं करवा सकता. क्या कहेंगे, ड्यूरिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ड्यूरिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड no stimulus can excite the nerve fiber. वही हम देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में, कहेंगे बट ड्यूरिंग relative refractory period, during relative refractory period stimulus stronger than normal can excite the nerve fiber. यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर स्टिमुलस नॉर्मल से स्ट्रॉन्ग रहा तो वो क्या कर सकता है, हमारे नर्व को एक्साइट कर सकता है. कंफ्यूजन. चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, इट इज प्रोपागेशन ऑफ इम्पल्स. किस तरह से इम्पल्स आगे ट्रैवल करता है, डायरेक्शन क्या उसका, ये सब पढ़ने वाले हैं.
propagation of action potential, propagation of impulse on a nerve membrane. Propagation of impulse on a nerve membrane. इसके बारे में कुछ पॉइंट पहले देख लेते हैं हम लोग. तो फर्स्ट क्या है, propagation of impulse. Propagation of impulse occurs in all direction. Occurs in all direction from the point of stimulus कब तक, until the entire membrane is depolarized. ये लाइन क्या बोलते हैं देखिएगा, तो दिस द न्यूरॉन, और जैसा हमने पढ़ा उसके ऊपर चार्ज होता है, अपर पे पॉजिटिव और नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव. से इसमें इस पॉइंट पे स्टिमुलस दिया गया, यह स्टिमुलस. सपोज यहाँ स्टिमुलस दिया गया, इस स्टिमुलस के कारण क्या होगा, हमने पढ़ा है ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगा. मतलब ये जो पॉइंट था यहाँ नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे आ गया स्टिमुलस के कारण. यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. क्लियर. जैसे ही स्टिमुलस मिला ये कंडीशन रिवर्स हुआ, पॉजिटिव नीचे आ गया, नेगेटिव ऊपर चला गया स्टिमुलस के कारण. और अब जो ये क्या हो चुका है हमारा, डीपोलराइज हो चुका है. क्या हुआ है, डीपोलराइज. जो इम्पल्स है वो इधर की ओर भी ट्रैवल करेगा, इधर की ओर भी ट्रैवल करेगा. हमने क्या देखा कि प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स हर डायरेक्शन में होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा. कब तक होगा, जब तक ये पूरा का पूरा जो हमारा मेम्ब्रेन है, हमारा पूरा मेम्ब्रेन क्या हो जाए, डीपोलराइज नहीं हो जाए. ये पूरा मेम्ब्रेन हमारा डीपोलराइज नहीं हो जाए तब तक क्या करेगा, ये ट्रैवल करता रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें. अब एक फेज देखना है मुझे, दैट इज depolarization is immediately followed by repolarization in same direction throughout the nerve membrane. पूरे नर्व मेम्ब्रेन जैसे डीपोलेशन होगा उसको रीपोलेशन क्या करेगा, फॉलो करेगा. नेक्स्ट केस देखिए हमारा,
सपोज हमारा न्यूरॉन है, यहाँ क्या देखा हमारा, यहाँ दिस द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, इसके कारण दोनों साइड क्या हुआ है हमारा, डीपोलराइजेशन, दोनों साइड क्या हुआ है, डीपोलराइजेशन। सपोज यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो चुका है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो चुका है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो चुका है, सेम यहाँ पे डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। मतलब हम क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ स्टिमुलस से डीपोलराइजेशन इधर भी हुआ है और डीपोलराइजेशन इधर भी हुआ है। लेकिन डीपोलराइजेशन होने के जस्ट बाद, तुरंत बाद, कितने देर बाद, तो 1/10,000 सेकेंड के बाद। सोचिए इवेंट कितना क्विक, कितना फास्ट होता है। 1/10,000 सेकेंड के बाद जो डीपोलराइजेशन है उसे रीपोलराइजेशन क्या करता है, उसे फॉलो करता है। मतलब ये जो केस है, ये से इधर की ओर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा डीपोलराइजेशन हो रहा है, वैसे ही इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। मतलब यहाँ से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ हमारा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर की ओर डीपोलराइजेशन हो रहा है। और डीपोलराइजेशन को जस्ट क्विक फॉलो कौन कर रहा है, तो इस फेज को रिवर्स कर दिया गया और देख रहे हैं दोनों ही साइड इसे, इस डीपोलराइजेशन को इस डायरेक्शन में रीपोलराइजेशन फॉलो कर रहा है। इधर भी इस डायरेक्शन में इसे डीपोलराइजेशन फॉलो कर रहा है। फिर समझिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलस के कारण ये जो हमारा था ये डीपोलराइज हो गया। डीपोलराइजेशन हर डायरेक्शन में होगा, मतलब इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो डीपोलराइजेशन है हमारा, इधर की ओर फॉलो कर रहा था, इधर की फॉलो कर रहा था, यानी ये डीपोलराइजेशन सपोज यहाँ होते होते यहाँ पहुंचा और ये डीपोलराइजेशन होते होते यहाँ पहुंचा, यानी इसे वो डीपोलराइज कर चुका था, यहाँ तक पहुंच गया था। ये देख रहे हैं यहाँ तक ये डीपोलराइज हो चुका है हमारा, क्लियर। लेकिन जस्ट जैसे ही ये डीपोलराइज हुआ, उसे फिर से कौन फॉलो कर रहा है, हमारा रीपोलराइजेशन। मतलब उसके पीछे पीछे ये वापस उसे क्या करता जा रहा है, रीपोलराइज करता जा रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि हमारा जो नर्व है वो फिर से क्या रहे, रेडी रहे नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव करके इंपल्स जनरेट करने के लिए। और ये इवेंट कितने देर के बाद होता है, तो ये इवेंट 1/10,000 सेकेंड के बाद ही जाता है। कह सकते हैं रीपोलराइजेशन of nerve fiber starts after 1/10,000 second of depolarization। क्लियर। रीपोलराइजेशन जो है वो डीपोलराइजेशन के जस्ट 1/10,000 सेकेंड बाद स्टार्ट हो जाता है। यानी जो इवेंट है हमारा कितने देर के बाद हो रहा होगा, 1/10,000 सेकेंड के बाद। इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो नर्व है वो हमारा जो इम्पल्स है वो नर्व के हर डायरेक्शन में क्या करता है, फॉलो करता है। कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हमने देखा कि हमारा जो इम्पल्स है वो कैसे प्रोपेगेट करता है न्यूरॉन के थ्रू। अभी देखने जा रहे हैं दैट इज कैरेक्टर ऑफ इम्पल्स। हमारे इम्पल्स का क्या क्या कैरेक्टर है। कैरेक्टर ऑफ इम्पल्स, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग, दैट इज इम्पल्स इज, या प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स कह सकते हैं,
impulse, it is always identical irrespective to the quality of स्टिमुलस। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जो इम्पल्स है वो ऑलवेज क्या होगा, इररेस्पेक्टिव होगा क्वालिटी ऑफ इम्पल्स से। मतलब अब आपको आपकी क्रश ने पिंच किया हो या आपके भाई ने पिंच किया हो, दोनों ही कंडीशन में जो इम्पल्स है उसका प्रोपेगेशन, उसका स्पीड जो है, उसकी इंटेंसिटी है, वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इम्पल्स जो है फॉलो करता है, इट फॉलोज ऑल और नन लॉ। इट फॉलोज ऑल और नन लॉ। ये ऑल और नन लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल और नन लॉ क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स throughout the nerve membrane occurs maximally or not। मतलब इम्पल्स या तो अगर जनरेट होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी से जनरेट होगा या नहीं होगा। जैसे बताया हमने, अगर वो फायर लेवल को रीच करता है तो इम्पल्स जनरेट होगा, अगर फायर लेवल को रीच नहीं करता तो इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सपोज अभी इम्पल्स ट्रैवल करना शुरू किया, वो यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ आया और वो फिर वहाँ जाके स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं है। अगर वो जनरेट हो चुका है तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी से होगा, मैक्सिमम स्पीड से होगा, या नहीं तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, हमने पढ़ रखा है कि न्यूरॉन बेसिकली अगर देखें तो माइलिनेटेड होते हैं और नॉन माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसके ऊपर क्या होगा, माइलिन शीथ का कवरिंग प्रेजेंट होगा, जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होगा। ये हम पहले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन की हम बात करें तो माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो स्पीड होता है वो नॉन माइलिनेटेड के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा होता है। In myelinated nerve, speed of impulse is 5 to 50 times more than in myelinated fiber. Speed of impulse is 5 to 50 more than with respect to non-myelinated nerve fiber। हम पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने देखा कि सपोज ये हमारा न्यूरॉन का एक जोन है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, अगर ये माइलिनेटेड है, इसके ऊपर ऐसे माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं और माइलिन शीथ के बीच जो स्पेस है इसे हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। जो पढ़ रखा है, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। हमने यहाँ पढ़ा है कि जब इम्पल्स का प्रोपेगेशन होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, तो इम्पल्स डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप करता है, यहाँ से यहाँ जंप करता है। मतलब वो डायरेक्ट नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर जंप करता है। और इस तरह के मोशन को हमने पढ़ाया है कि सॉल्टेटरी मोशन या जंपिंग मोशन कहते हैं। क्लियर? देखा हमने क्या कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो हमारा इम्पल्स है वो सॉल्टेटरी मोशन शो करता है, जंपिंग मोशन शो करता है।
जबकि नॉन माइलिनेटेड में ये पूरे के पूरे नर्व में ऐसा ट्रैवल करता जाएगा। तो बेसिकली इस कारण से माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो स्पीड होता है वो नॉन माइलिनेटेड मुकाबले ज़्यादा होता है। क्लियर। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो इम्पल्स है वो ऑलवेज कहाँ जनरेट होगा, तो ये ऑलवेज नोड ऑफ रेनवियर में होगा। जबकि नॉन माइलिनेटेड में ये जो इम्पल्स है ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन क्या हो सकता है, फॉलो कर सकता है। एक पॉइंट लिखेंगे, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर formation of impulse occurs at node of Ranvier, occurs at node of Ranvier. In myelinated nerve fiber, formation of impulse occurs at node of Ranvier. और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर formation of impulse occurs at throughout the membrane. क्लियर। ये नॉन माइलिनेटेड में मेम्ब्रेन में कहीं भी पूरी जगह पे हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पीड ऑफ इम्पल्स is independent of, speed of impulse is independent of किसके चीज पर इंडिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ नर्व फाइबर, क्वालिटी ऑफ इम्पल्स। मतलब हमारे इम्पल्स के स्पीड को नर्व फाइबर के लेंथ से कोई मतलब नहीं है, इम्पल्स के क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। स्पीड ऑलवेज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ये हम देख चुके हैं। और एक पॉइंट देखेंगे हम क्या, स्पीड ऑफ इम्पल्स is proportional to thickness of nerve, proportional to thickness of nerve। ये थिकनेस से क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर नर्व हमारा थिकर हुआ तो स्पीड ज़्यादा होगा, अगर नर्व थिनर हुआ तो स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाएगा। थिकर नर्व, मोर स्पीड, थिनर नर्व, स्लो स्पीड। यानी अगर ऑर्गेनिज्म में नर्व थिक हुए तो उसमें स्पीड क्या होगा, इम्पल्स के कंडक्शन का स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। और अगर थिन हुए तो स्पीड कंडक्शन, इम्पल्स के कंडक्शन का स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। क्लियर। तो हमने आज क्या पढ़ा बच्चा, हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा रिफ्रैक्टर पीरियड, उसे दो पार्ट में बांट दिया। हमने पढ़ा प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स और कैरेक्टर ऑफ इम्पल्स। अपने नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन को
हम दूसरे न्यूरॉन से या दूसरे मसल से कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट के लेक्चर में।